जैसे घड़ी की टिक 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 की आवाज़ आ रही है उस पर तो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे कि बिल्कुल उसमें गुम हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि भम धड़ाम या कोई चीज़ गिर गई या टूट गई, उसकी आवाज़ आई तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, मतलब बातचीत को स्टार्ट नहीं कर पाते या उसे मेंटेन नहीं कर पाते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब है कि सामाजिक समझ जो है वो कम है, तो इसलिए रिश्ते बनाने मुश्किल होते हैं। और दूसरा है कुछ खास चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बाकी चीज़ों को पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारे उन पेरेंट्स की जो काफ़ी घबराए हुए क्लिनिक पे आते हैं। कभी बच्चे की उम्र 2 साल होती है, कभी 5 साल होती है, कभी 7 साल होती है और जाने अनजाने में उनके कहीं मन में डर होता है और उन्होंने गूगल पे, यूट्यूब पे किसी टीचर से, किसी पीडियाट्रिशियन से या इवन किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से वर्ड सुना होता है और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और वो वर्ड होता है ऑटिज़म। बट इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक प्रोफेशनल पहली बारी में खुद भी पूरी तरह बच्चे को असेसमेंट करके भी शायद ना बता पाए एग्जैक्टली कि आने वाले समय में बच्चे का क्या होगा, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी उनकी असेसमेंट होगी, थेरेपीज पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ही हम ऐसा कह सकते हैं। और जो नई क्लासिफिकेशन में है उसमें तो इसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये रेनबो की तरह है कि इस साइड माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं और इस साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। प्लस इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें ADHD हो सकता है, इसमें जो है मानसिक बुद्धि की क्षमता की कमी हो सकती है जो कि 1/3 बच्चों में हो सकती है, कुछ में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, कुछ में और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और माइल्ड ADHD है और IQ जो है वो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है तो लगभग नॉर्मल लाइफ भी हो सकती है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम मूवी के एग्जांपल से लें, अब तो खैर वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है क्योंकि पहले इसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी बोलते थे, इसको एस्पर्जर सिंड्रोम भी बोलते थे, रेट सिंड्रोम भी बोलते थे और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी बोलते थे। इन सारे डिसऑर्डर्स को कंबाइन करके अब सिंगल कर दिया गया है, उसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम में डिफरेंस होता था वो होता था लैंग्वेज का, और लैंग्वेज तो क्राइटेरिया ही हटा दिया गया है। इन 3 में से 2 ही क्राइटेरिया बच गए हैं। पहले लैंग्वेज भी एक क्राइटेरिया हुआ करता था। हाँ, ये ज़रूर है कि 25% बच्चों में अभी भी कोई ना कोई लैंग्वेज का इशू ज़रूर होता है जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम इसको मूवी से समझें तो जैसे माई नेम इज़ खान मूवी आई थी तो उसमें भी वो आई टू आई कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं बना पाते थे। मैंने वो मूवी तो नहीं देखी खैर एज सच, बट ये है कि ठीक है, उस मूवी में जो शाहरुख खान का डायग्नोसिस था वो एस्पर्जर सिंड्रोम था बिकॉज वो बात कर पाते थे, गाना गा पाते थे एंड सो ऑन। बट बर्फ़ी मूवी में जो डायलॉग था वो सिर्फ बर्फ़ी तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, उनकी लैंग्वेज जो थी वो इम्पेयर्ड थी उस डायग्नोसिस के हिसाब से। तो प्रियंका चोपड़ा का डायग्नोसिस बनेगा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और शाहरुख खान जी का उस मूवी में पर्टिकुलरली जो बनेगा डायग्नोसिस वो बनेगा एस्पर्जर सिंड्रोम। बट जो करंट क्लासिफिकेशन है दोनों को एक ही क्लासीफाई में किया जाएगा, वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक्चुअली मतलब क्या है? अगर सिंपल हिंदी भाषा में हमें समझें तो सामाजिक समझ कम होती है और उसके बाद बच्चे एक ही चीज़ पे फिक्स्ड रहते हैं। अब इसको डिटेल में हम समझते हैं। सामाजिक समझ क्या होती है? 2 तरह की बुद्धि होती है। एक तो बुद्धि होती है कि आप स्कूल गए और आपके क्लास में कितने नंबर आए। दूसरा है कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनकी बात कैसे समझनी है, उनका चेहरा कैसे पढ़ना है, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, उनको अपनी बात कहनी है, दोस्तियाँ बनानी है। तो सोशल इंटेलिजेंस जो है मतलब सामाजिक समझ की गड़बड़ बच्चों में होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शुरू में बच्चे कुछ बातें बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी वो लैंग्वेज भी चली जाती है, जिसको लेके घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। कभी वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, कभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जो उनसे हो पाता है वो करते हैं। उसके अलावा होम्योपैथी, भगवान और वो बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं ताकि उनको लगता है कि कुछ भी हो वो बच्चा जो है नॉर्मल हो जाए। और कई बार पेरेंट्स को ये भी गलत फहमी होती है कि उन्होंने बचपन में कम टाइम दिया या उतना प्यार नहीं किया या उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, इसलिए तो नहीं इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ख़राब हो गया। तो ऐसी कोई गलती पेरेंट्स की तरफ से नहीं है जिसकी वजह से है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है और जिनको ये होनी होती है उनको ये होती है। और लगभग 8 बच्चे जो होते हैं 10,000 में से, उनको 10,000 में से 8 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अब इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम आती है वो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद है कि जो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी नैरो होता है। कुछ चीज़ों पे तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे घड़ी की टिक 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 की आवाज़ आ रही है उस पर तो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे कि
बिल्कुल उसमें गुम हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि भम धड़ाम या कोई चीज़ गिर गई या टूट गई, उसकी आवाज़ आई तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कई बार तो ये भी गलतफहमी होने लगती है घर वालों को, क्योंकि लैंग्वेज का भी इशू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनको सुनाई देने में दिक्कत हो रही है या नहीं। तो कई पेरेंट्स जो हैं वो उनको ENT के पास भी ले जाते हैं या इनका हेयरिंग टेस्ट भी कराते हैं, जो कि अक्सर नॉर्मल होगा। तो इसमें बच्चे इसके अलावा क्या करते हैं, हैंड फ्लैपिंग होते हैं, इस तरह से हाथ हिलाना, या टो वॉकिंग होता है कि पूरे पाँव पे ना चल के पंजों पे चलना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद जो खेलने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट सा होता है। जैसे गाड़ी को जैसे जुम जुम चलाने की बजाय एक के ऊपर एक लाइन लगा देना या अजीब से ब्लॉक्स बना देना, उस तरह से नहीं खेलना जैसे कि नॉर्मली खेलना चाहिए, जिसको ऑड प्ले भी बोलते हैं। उसके बाद जो है बातचीत करने में बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मुझको ये चाहिए, बच्चा कुछ ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तुमको ये चाहिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं और तुम में क्या फ़र्क है। तो इसको प्रोनाउन रिवर्सल बोलते हैं। इस तरह के शब्द भी कई बार बच्चे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है आई टू आई कॉन्टैक्ट काफ़ी पुअर होता है, रिलेशनशिप काफ़ी ऑकवर्ड होते हैं। 9 से 12 साल की उम्र में, 9 से 12 महीने की उम्र में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आती है। बच्चे जो है अक्सर वो डरने लग जाते हैं बाकी लोगों से और अपनी मम्मी पापा या जानने वालों की गोदी में ही आते हैं। बट यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अगर वो क्लिनिक में भी आता है तो वो प्रोफेशनल की गोदी में भी आराम से आ जाता है, या इमोशनली नहीं आता वो, मतलब इमोशंस नहीं होते, वो कहीं भी चला जाता है, किसी के साथ भी बात करने लगता है, या जितनी भी वो बात कर सकता है या समझ पाता है या कम्युनिकेट कर सकता है, या इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता बिल्कुल लोगों में, ये कहा जाए तो वो बेटर रहेगा। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो हम 1 बाय 1 जाएंगे। सबसे पहले है परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। सोशल का वर्ड मतलब वही है सामाजिक, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना या इंटरेक्ट करना। इसमें जो पहला क्राइटेरिया वो आता है डेफिसिट इन इमोशनल रेसिप्रोसिटी। इमोशनल रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई रो रहा है, अगर आप मूवी भी देख रहे हैं, कार्टून मूवी भी देख रहे हैं, रियल मूवी भी देख रहे हैं, तो अगर किसी को आप रोते हुए देखेंगे या किसी भिखारी को भी देख रहे हैं जो दुखी है, तो आपका भी मन कहीं ना कहीं भर आएगा। तो उसको बोलते हैं इमोशनल रेसिप्रोसिटी। अगर किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ आप जाते हैं तो आपका मूड भी जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि दूसरों के चेहरे या उनके इमोशनल एक्सप्रेशन को देख के उस इमोशनल एक्सप्रेशन को हम भी समझ पाते हैं। या हीरो को अगर मारा जाएगा उसकी उंगली पे हथौड़ा, तो हमारे को भी उफ सा महसूस होगा। तो दैट इज़ इमोशनल रेसिप्रोसिटी। तो इन बच्चों में क्या होगा, एबनॉर्मल सोशल अप्रोच होती है। नॉर्मली लोगों के साथ सोशली अप्रोच नहीं करते, फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, मतलब बातचीत को स्टार्ट नहीं कर पाते या उसे मेंटेन नहीं कर पाते या बातचीत को शुरू नहीं कर पाते। और उसके बाद है रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड इमोशंस। तो मतलब अगर इनको चोट लग जाएगी या कोई ऐसी बात हो जाएगी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, बच्चे को चोट लगती है या वो कोई नया टॉय ख़रीदता है तो कोई भी उसके घर में आता है तो उसको दिखाता है कि ये बेबी का रूम है, ये बेबी का टॉय रूम है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं 2-3 साल की उम्र में ही। तो बच्चे जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम बातचीत सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं करते, उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल भी होता है। जैसे मुझे गोदी उठा लो या मेरे हाथ या मेरे पास आ जाओ या मुझे दूध पीना है, इस तरह का जो कम्युनिकेशन है उसमें भी दिक्कत आएगी। बच्चे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप बैठेंगे तो एक दूसरे के सामने बैठेंगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे। अगर आप उल्टे ही बैठ गए तो फिर आप बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद फेस रीडिंग नहीं होती है। फेस रीडिंग का मतलब है सामने वाले का चेहरा नहीं पढ़ पाते हैं, और आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते तो दूसरे वाला भी उनका फेस जो है वो नहीं पढ़ पाएगा, तो उनके इमोशंस को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे भी इनके साथ फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना मुश्किल होगा। इवन जो जेस्चर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि मुझे गोदी में उठा लो या मेरे पास आ जाओ या मेरी बात सुनो, या पकड़ के बच्चे ले जाते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होगी। अब सारे क्राइटेरिया तो सब में मिस नहीं होगा, कुछ में कुछ प्रेजेंट हो सकता है, कुछ में कुछ एब्सेंट हो सकता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो डेफिसिएंट इन डेवलपिंग मेंटेनिंग अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली जब बच्चे दूसरे बच्चे आते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो उतने खुश नहीं होते हैं या इंटरेस्ट ही नहीं लेते अगर कोई और बच्चा भी आ गया है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। नॉर्मली 3 से 5 साल में बच्चे फ्रेंड्स बनाने लगते हैं और 5 से 7 साल में तो अच्छे फ्रेंड्स बनने लगते हैं। तो इन बच्चों के जो है फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। उसके बाद इमेजिनेटिव प्ले में क्या होगा, बच्चे जो है इमेजिन करने लगते हैं कि एक बार मुझे याद है
मेरी कोई जानने वाले थे, तो उनकी बिटिया थी, तो उसने कहानी सुनाई थी लंबी चौड़ी कि एक बंदर आया, उसने केला खाया, और ये सब। तो आधी कहानी तो सच्ची थी, आधी कहानी तो उसने खुद ही बना दी थी। तो बच्चे खुद ही कहानियाँ बनाने लगते हैं। वो जो कहानियाँ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं जो बच्चे बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसमें 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए आउट ऑफ 4। पहला क्या होगा, स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर एक्टिविटी, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पीच। अब इसमें क्या है, टॉयज़ को लाइन कर देना, ऑब्जेक्ट्स के जैसे टायर घुमाते रहना, जो गाड़ी है उसको पकड़ के उसके टायर घुमाते रहना। फिर इकोलेलिया मतलब जैसे आपने कुछ कहा उसी को रिपीट कर देना, जैसे आपका क्या नाम है तो बोलना आपका क्या नाम है, तो जो थोड़ा सा ऑड लगेगा। या कुछ शब्दों को पकड़ लेना, उन्हीं के पीछे पड़ जाना, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इंस्टेंस सेमनेस इन फ्लेक्सिबल एडहेरेंस टू रूटीन एंड रिचुअल्स। जैसे कई बच्चे हैं वो एक प्लास्टिक की थाली में ही खाना खाएंगे और डेली वही खाना खाएंगे, अगर उसकी जगह उनको कोई और खाना मिल गया तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो इसको बोलेंगे इंसिस्टेंस ऑन और सेमनेस इन इनफ्लेक्सिबल एडहेरेंस। उसके बाद जो है वो है हाईली रिस्ट्रिक्टेड एंड फिक्सेटेड इंटरेस्ट, दैट इज एबनॉर्मल इंटेंसिटी और फोकस। तो किसी चीज़ में अगर उनको कोई इंटरेस्ट आ गया, जैसे घड़ी की टिक टिक में उनको इंटरेस्ट आ गया, तो घड़ी की टिक टिक की तरफ ही देखते रहेंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग उनको पसंद आ गया तो उसी को वो बार बार सुनते रहेंगे, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद है हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट। अब इसमें भी वो क्या होगा कि बच्चा जो है पेन और टेम्परेचर, मतलब अगर बहुत गर्म या ठंडा हो गया है या उसको दर्द होता है तो उस पर तो ध्यान नहीं देगा, बट अचानक जो है किसी खाने की फूड में या तो उसको कुछ बहुत ही पसंद होगा या कुछ खाने के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं होगा। बल्कि एक बच्चा था वो तो बहुत एग्रेसिव हो जाता था अगर एक वो पर्टिकुलर कार में उसे लेके जाते थे। अब हो सकता है उसकी लेदर की सीट्स उसको पसंद ना आती हो, जो टेक्सचर है उसको लेके परेशान होता है, इतना परेशान रहता था कि वो मारपीट करने लगता था, कभी कभार तो अपने माँ बाप को काट भी लेता था। तो दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। उसके बाद एक्सेसिव स्मेलिंग और टचिंग टू द ऑब्जेक्ट्स। और इसमें एक फैसिनेशन सी रहती है अजीब सी ना लाइट को लेके, कि जैसे लेज़र लाइट होती है वो ऐसे घुमाते रहना, ऐसे घुमाते रहना, उन पे ध्यान देना। इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि आप YouTube से डायग्नोसिस ना बनाएं, आप एक प्रोफेशनल को मिलें। एक प्रॉपर असेसमेंट्स होती हैं बच्चों की, कुछ स्केल्स होते हैं, उनके हिसाब से डायग्नोसिस बने तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डायग्नोसिस सबके लिए डिफरेंट होगा। ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, कौन स्पेक्ट्रम के इस साइड लाई कर रहा है, कौन लेफ्ट साइड कौन राइट साइड लाई कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। और सब बच्चों के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम बनेगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि इनको एसोसिएटेड कोई ADHD तो नहीं है, मेंटल एबिलिटीज़ उनकी कैसी हैं, नॉर्मल हैं, नॉर्मल से अच्छी हैं या नॉर्मल से कम है, कोई सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी या इनमें से कुछ निकल आएगा तो उसके हिसाब से उनका इलाज करना भी ज़रूरी होगा। तो अगर हम इन शॉर्ट समराइज़ करें, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब है कि सामाजिक समझ जो है वो कम है, तो इसलिए रिश्ते बनाने मुश्किल होते हैं। और दूसरा है कुछ खास चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बाकी चीज़ों को पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और हर बच्चा डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से ही थेरेपी बनेगी और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें प्लान करना पड़ेगा कि इस बच्चे में क्या होगा। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। वो असेसमेंट डिटेल में होने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।